कहते हैं राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। क्या? राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि राजनीति विज्ञान को यदि ठीक से समझना हो तो सबसे पहले राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, उसकी अध्ययन पद्धति, प्रकृति इत्यादि के आधार पर राजनीति विज्ञान को मुख्यतया दो भागों में विभाजित किया जाता है। क्या? परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान, जिसे कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण की भी संज्ञा दी जाती है। अर्थात संपूर्ण राजनीति विज्ञान को ही यदि हमें ठीक से समझना हो तो सबसे पहले इसे दो भागों में विभाजित कर देंगे, परंपरागत राजनीति विज्ञान और आधुनिक राजनीति विज्ञान। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। मैं बार बार कह रहा हूं ये बात कि पूरे मतलब संपूर्ण राजनीति विज्ञान को ठीक से समझना हो तो इसको दो दृष्टिकोण के आधार पर समझेंगे। दृष्टिकोण मीन्स देखने का जो नजरिया है, तो दो दृष्टिकोण कौन से होते हैं? परंपरागत और आधुनिक। तो आज हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की। इसकी परंपरागत दृष्टिकोण की, इसे परंपरागत सिद्धांत भी कहा जा सकता है। तो ध्यान दें, राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो परंपरागत दृष्टिकोण, इसका काल कहां से कहां तक है, किस समय से किस समय तक के काल को हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत मानेंगे। तो मैं यहाँ आपकी सुविधा के लिए बताना चाह रहा हूं कि ईसा पूर्व 6वीं सदी से, ईसा पूर्व 6वीं सदी से द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल है, दूसरे विश्व युद्ध तक का जो काल है, वो इसके अंतर्गत माना जाता है परंपरागत दृष्टिकोण में। हालांकि ऐसा कोई स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि वास्तविक रूप में द्वितीय विश्व से पहले भी विद्वानों के द्वारा तत्वों की बातें की गई थी। कैसे की गई, क्या कुछ किया गया, इनकी बातें हम बाद में करेंगे। यहाँ तो इतना ध्यान रखेंगे, इसका काल क्या है, परंपरागत दृष्टिकोण का समय कहां से कहां तक है? ईसा पूर्व 6वीं सदी से द्वितीय विश्व युद्ध तक का जो काल है वो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अब परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित विद्वान कौन कौन से हैं? यहां सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि परंपरागत दृष्टिकोण में विशेषकर आदर्शात्मक बातों का अध्ययन किया जाता है, काल्पनिक बातों का अध्ययन किया जाता है, मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात यहाँ पर विद्वान वास्तविक रूप में ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक राज्य व्यवस्था को किस प्रकार की होनी चाहिए, एक सरकार को किस प्रकार का होना चाहिए। अर्थात परंपरागत दृष्टिकोण में चाहिए से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, मीन्स यह काल्पनिक बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण देना चाह रहा हूं कि प्लेटो के द्वारा अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक लिखी गई है, उस रिपब्लिक के अंतर्गत प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी। क्या? एक आदर्श राज्य की कल्पना की थी कि एक आदर्श राज्य के अंतर्गत दार्शनिक राजा का शासन होगा, इसके अंतर्गत दार्शनिक राजा की शिक्षा की ये व्यवस्थाएं होंगी, इसी के साथ में जो दार्शनिक राजा होगा, सैनिक वर्ग होगा, उनको संपत्ति और परिवार से अलग रखा जाएगा। इसका मतलब इन्होंने कल्पना की थी प्लेटो ने कि जो राजनीति में भाग लेगा वह संपत्ति और परिवार से बिल्कुल अलग रहेगा, मतलब कंचन और कामिनी से अलग रहेगा। तो कहने का मेरा भावार्थ है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मुख्यतः किसके ऊपर बल देता है? मूल्यों के ऊपर, आदर्शों के ऊपर, काल्पनिक बातों के ऊपर। तो मुख्य बात ये ध्यान रखेंगे आप क्या कि परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य वास्ता किससे है? मूल्यों से है। जैसे राजनीति विज्ञान से संबंधित जो मूल्य है या राजनीति से संबंधित जो मूल्य है, जिनको हम राजनीतिक मूल्य कहते हो, क्या है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, ये मूल्य हो गए। तो परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर मूल्यों की बात करता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित महत्वपूर्ण विद्वान कौन कौन से हैं भाई, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत पूछा ही जाता है। तो इसके अंतर्गत विद्वान जैसे मैं आपको काउंट कर रहा हूँ, बहुत लंबी लिस्ट है, सूची है इसमें, लेकिन मुख्यतः है जैसे प्लेटो है, अरस्तु हैं, जॉन लॉक हैं, रूसो हैं, हीगल हैं, ग्रीन हैं। आधुनिक समय में भी वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित कुछ विद्वान हैं, जैसे लियो स्ट्रॉस है, वो गोलिन है। तो इनके आपको नाम ध्यान में रखने हैं, मतलब इन्होंने वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण को वर्तमान समय के अंतर्गत भी बनाए रखने का प्रयास किया है। ये कुछ ऐसे विद्वान हैं
जो कि परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित है। इसके अंतर्गत विशेष हम बात करेंगे तो प्लेटो और सर टॉमस मूर हैं। प्लेटो और सर टॉमस मूर हैं। प्लेटो की पुस्तक कौन सी है? रिपब्लिक है। सर टॉमस मूर की पुस्तक कौन सी है? यूटोपिया, कल्पना लो। तो रिपब्लिक में कल्पना की बात की गई, यूटोपिया में कल्पना की बात की। इसका मतलब परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य संबंध किससे है? कल्पना से, आदर्शों से, मूल्यों से है। तथ्यों से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये तो सिर्फ ये बताते हैं कि एक राजनेता को ईमानदार होना चाहिए, एक व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य किए जाने चाहिए, कार्यपालिका को ये कार्य करने चाहिए, न्यायपालिका को ये कार्य करने चाहिए। अब वो कार्य कर रहे हैं या नहीं, इससे इनका कोई वास्ता नहीं है। ये केवल काल्पनिक बातें करते हैं। तो सिर्फ एक मार्गदर्शन बताते हैं कि एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को ईमानदार होना चाहिए, मीन्स इनको अच्छा होना चाहिए। तो चाहिए संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं कौन? परंपरागत दृष्टिकोण। बार बार कह रहा हूं, किससे संबंधित अध्ययन करते हैं? चाहिए संबंधित अध्ययन करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं क्या कि परंपरागत राजनीति विज्ञान की या राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं। क्या कुछ विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसकी क्या परिभाषाएं होंगी। नंबर 1, बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं यहाँ कि परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित जितने विद्वान हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा दी है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी सुविधा के लिए हमने इनको 4 भागों में बांट दिया है। क्या? सभी प्रकार के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं दी हैं उनको हमने आपकी सुविधा के लिए कितने भागों में बांट दिया है? 4 भागों में विभाजित कर दिया है, जिससे कि आपको याद रखने में सुविधा रहेगी। नंबर 1 क्या है? कुछ विद्वान कहते हैं कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है, कुछ विद्वान कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है, और इसके साथ में चौथा जो प्रकार है वो ये है कि राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन करता है। 4 बातें होगी। अब एक एक को लेते हैं हम। पहले प्रकार की परिभाषा तो क्या है भाई? ध्यान दें कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है, अर्थात कुछ विद्वानों का कहना यह है कि राजनीति विज्ञान में तो केवल राज्य का ही अध्ययन किया जाता है। क्या? राजनीति विज्ञान में तो केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि गार्नर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। मतलब कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में केवल राज्य का अध्ययन किया जाता है। महत्वपूर्ण कौन है विद्वान? गार्नर है। और भी विद्वान इससे संबंधित, लेकिन समझने के लिए आप ये ध्यान रखेंगे गार्नर करें। इसका मतलब पहला जो बिंदु बन गया, परिभाषा क्या बन गया कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है। नोट कीजिएगा। अब फिर दूसरे प्रकार के विद्वान क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। इनका कहना है कि राज्य तो अपने आप में अमूर्त है, राज्य अपने आप में अमूर्त है, तो अमूर्त है तो फिर इसका अध्ययन कैसे किया जाएगा? इसलिए उन्होंने कहा कि वास्तविक रूप में तो राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि सरकार मूर्त है। वैसे देखा जाए तो राज्य का यह तीसरा तत्व माना जाता है। राज्य के 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो सरकार राज्य का ही एक तत्व है। तो इन विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन करता है। इससे संबंधित विद्वान कौन है? ध्यान रखेंगे, लीकॉक। लीकॉक क्या कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार से संबंधित शास्त्र है। मतलब इन विद्वानों का कहना है कि राजनीति विज्ञान भाई सरकार का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? सरकार का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में नीतियां सरकार ही तो बनाएगी, नीतियों का संचालन भी सरकार ही तो करेगी, और यदि किसी प्रकार की कोई इन दोनों अंगों को समस्या होती है तो समाधान भी कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसका मतलब इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सरकार के 3 अंगों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे प्रकार के विद्वान क्या कह रहे हैं? केवल सरकार का अध्ययन करता है। क्लियर? 2 बातें होगी। तीसरे प्रकार के विद्वान क्या कह रहे हैं भाई? इनका कहना है कि भाई नहीं, गलत बात है, यहाँ राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। तीसरे प्रकार के विद्वान क्या कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य एवं सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है। नोट कीजिएगा। अब इससे संबंधित विद्वान कौन है? गिलक्राइस्ट। कौन है? गिलक्राइस्ट। ये क्या करें? राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार, दोनों बातें आ गई, राज्य व सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। क्लियर हो गई बात? मतलब तीसरा बिंदु क्या बन गया कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। 3 बातें होगी। पहले विद्वान क्या करें? राजनीति विज्ञान केवल राज्य का अध्ययन करता है।
दूसरे प्रकार विद्वान कह रहे हैं राजनीतिक विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है, और तीसरे क्या कर राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन करता है। तो इसमें कोई नई बात नहीं आ रही है, बात एक आ रही है राज्य और सरकार, लेकिन ये अलग अलग विद्वान बता रहे हैं। एक कह रहे हैं केवल राज्य का, दूसरे कह रहे हैं केवल सरकार का, तीसरे कह रहे हैं राज्य और सरकार दोनों का। विद्वान कौन है? पहले से संबंधित गार्डनर हो गए, दूसरे से लिकॉक, तीसरे से गिलक्राइस्ट हो गए। क्लियर? अब भाई चौथे प्रकार के विद्वान क्या करें, जिसमें कि विशेष नाम आएगा हैरोल्ड जोसेफ लास्की। क्या? लास्की। लास्की क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में राजनीति विज्ञान मानव तत्व के संदर्भ में अध्ययन करता है। भाई ये बात ठीक है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन करता है, लेकिन राज्य और सरकार का अध्ययन करता है किसके संदर्भ में करता है? क्या पशु जगत के संदर्भ में करता है? क्या पशुओं की अपनी सरकार होती है? क्या पशुओं का अपना राज्य होता है? क्या पशुओं का अपना समाज होता है? जी नहीं। तो इसका मतलब किसके संदर्भ में करता है? मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन करता है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे लास्की के शब्दों में कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में, संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। क्या? संगठित राज्यों के संदर्भ में, नोट करें, संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित है। इसका मतलब ये हुआ कि इन सब परिभाषाओं को मिलाते हुए आप ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित राज्यों के संदर्भ में मानव जीवन के अध्ययन से संबंधित विषय है। अर्थात आप इसकी उचित परिभाषा बनाएंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत, क्या? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य एवं सरकार का अध्ययन मानव जीवन के संदर्भ में किया जाता है। क्या? राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का, राज्य एवं सरकार का मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन करता है। ये होगी परंपरागत राजनीति विज्ञान की एक उचित परिभाषा। क्या? नोट कीजिएगा, परंपरागत राजनीति विज्ञान राज्य एवं सरकार का मानव जीवन के संदर्भ में अध्ययन करता है। भाई इसमें सब कुछ आ गया है। क्लियर होगी बात? तो ये परंपरागत दृष्टिकोण हो गया, मतलब इसकी डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। याद हो गया? क्लियर? अब इसका जो हमने काल बताया है, इसकी जो परिभाषा ये बताई है, भाई इसके आधार पर परंपरागत दृष्टिकोण की कुछ विशेषताएं बनती हैं। क्या बनती है? कुछ विशेषताएं जो कि किसी न किसी रूप में प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसी के साथ में बीए के स्टूडेंट्स, एमए के स्टूडेंट्स भी इसको ठीक से समझिएगा। क्या इसकी पहली विशेषता क्या बन रही है? वही परंपरागत दृष्टिकोण की, मतलब राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की पहली विशेषता क्या है? दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। भाई ये बात सत्य है कि परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर हम कहेंगे कि दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहा है। अर्थात इसकी जो अध्ययन की पद्धति रही है वह दर्शन शास्त्र ही तो रही है। क्या रही है? दर्शन शास्त्र ही तो रही है। जैसे हम प्लेटो की बात करें, जीन जैक्स रूसो की बात करें, तो आप ये कह सकते हैं कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहा है। किससे? दर्शन शास्त्र से प्रभावित रहा है। यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग नहीं हो रहा है। दूसरा विशेषता क्या है? इसकी प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, अर्थात इसके अंतर्गत ये देखो फंक्शन लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि परंपरागत दृष्टिकोण की जो अध्ययन पद्धतियां कौन कौन सी है, मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान की अध्ययन पत्तियां कौन कौन सी हैं, ये इसका लक्षण बन रहा है। तो कौन कौन सी अध्ययन पत्तियां हैं? नोट कीजिएगा, क्या क्या पत्ती हैं? दार्शनिक पत्ती, ऐतिहासिक पत्ती, तुलनात्मक पद्धति और कानूनी पद्धति। 4 पत्ती होगी इसकी। किसकी? परंपरागत राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की। क्लियर? ये इसकी अध्ययन पद्धतियां होगी, ये भी इसका लक्षण होगा। अगला लक्षण क्या बन रहा है इसका? मूल्य प्रधान अध्ययन। देखो बहुत महत्वपूर्ण बात, इसका केंद्र बिंदु है। क्या? इसका केंद्र बिंदु, इसको समझना अति आवश्यक है। परंपरागत दृष्टिकोण का तीसरा लक्षण ये बन रहा है कि वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति का अध्ययन मूल्यों पर आधारित है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। यहाँ मूल्यों से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। अर्थात यहाँ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि चाहिए से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा, कल्पना से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाएगा। यहाँ तथ्यों से संबंधित बातों का अध्ययन नहीं किया जाएगा। इसलिए इसको बाद में कहेंगे आप कि ये मूल्य प्रधान अध्ययन पर बल देता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की बात आएगी, क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे?
यहाँ मूल्य प्रधान है, वहां क्या बोलेंगे, तथ्य प्रधान अध्ययन। आधुनिक दृष्टिकोण में क्या बोलेंगे, तथ्य प्रधान अध्ययन। तो परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर किससे संबंधित है भाई, मूल्यों से संबंधित है। तो राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हो गए, जैसे स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता, अधिकार, कर्तव्य, ये सारे इसके मूल्य हो गए। तो परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर किससे संबंधित है, मूल्यों से संबंधित है। आधुनिक दृष्टिकोण किससे, तथ्यों से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। अगला लक्षण क्या होगा भाई इसका, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है ये। परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन कैसे है, क्योंकि वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीति चिंतक रहे हैं, जो राजनीतिक विद्वान रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहे हैं। उन्होंने अपनी पहले पूर्व धारणाएं बना ली हैं, जैसे कि प्लेटो ने ऐसा किया है, जॉन लॉक ने ऐसा किया है, रूसो ने ऐसा किया है, हॉब्स ने भी ऐसा किया। हॉब्स, लॉक, रूसो ने मानव स्वभाव के बारे में पहले अपनी कल्पना बना ली थी। तो कहने का भावार्थ ये है कि परंपरागत दृष्टिकोण से संबंधित जो विद्वान है वो क्या है, व्यक्तिनिष्ठ है। मतलब ये पूर्व धारणाओं से, पूर्वाग्रहों से पहले से ही प्रभावित हैं। भाई प्लेटो ने पहले ही स्पष्ट बता दिया कि दार्शनिक राजा का शासन होना चाहिए। सामान्य इच्छा के सिद्धांत की बात आती है, रूसो सामान्य इच्छा का सिद्धांत दे रहे हैं। हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो भी मानव स्वभाव की जो चर्चा करते हैं वो इनके पूर्वाग्रही हैं, वो पूर्व धारणाओं से प्रभावित हैं, पूर्वाग्रहों से प्रभावित हैं। इसलिए आप कहेंगे परंपरागत दृष्टिकोण व्यक्तिनिष्ठ है, याद रखेंगे व्यक्तिनिष्ठ है। अब यहाँ आइए से प्रश्न पूछा जाता है विशेषकर परंपरागत दृष्टिकोण किससे संबंधित है, परंपरागत दृष्टिकोण किससे संबंधित है, व्यक्तिनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन है, ये पूर्वाग्रह से प्रभावित होता है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण किससे संबंधित होगा, यही अगर हम तुलना करें तो वस्तुनिष्ठ होगा। वो तथ्यों के आधार पर अध्ययन करेगा, तथ्यों के आधार पर करेगा, तथ्यों के आधार पर करेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ, क्या व्यक्ति के स्थान पर वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर बल देगा आधुनिक दृष्टिकोण। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, राजनीतिक ज्ञान को ठीक से समझना है, दोनों दृष्टिकोणों को समझना बेहद जरूरी है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। मैंने इसीलिए मैं सबसे पहले राजनीतिक विचारकों की वीडियो अपलोड कर रहा था, लेकिन जब छात्रों के द्वारा कहा गया कि हमें तो सबसे पहले ये परंपरागत दृष्टिकोण, आधुनिक दृष्टिकोण समझाइए, तो मैंने सबसे पहले परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण को समझाने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ में राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण बातें उन सबको सबसे पहले मैं अपलोड कराऊंगा। उसके बाद में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक विचारक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बातें करेंगे हम। अगला क्या है भाई, अध्ययन विषय में निरंतरता। इसका ये लक्षण है, अध्ययन विषय में निरंतरता कैसे, जैसे आज भी हम देखते हैं क्या स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्याय इत्यादि के बारे में अध्ययन नहीं किया जाता है, आज भी किया जाता है, मध्य युग में किया गया था, प्राचीन समय में भी किया गया था। इसका मतलब परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत क्या है, इसके अध्ययन विषय में निरंतरता है। जैसे प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो के द्वारा अपने विचार दिए गए, वर्तमान समय में लियो स्ट्रॉस, वोगलिन के द्वारा भी अपने विचार दिए जा रहे हैं, कोबन के द्वारा भी अपने विचार दिए जा रहे हैं, हन्ना अरेंट के द्वारा भी अपने विचार दिए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, निरंतरता है, बीच में इसकी कड़ी टूटी नहीं है। अगला क्या है भाई इसका लक्षण, छठा, मुख्यतः संकुचित अध्ययन है भाई। परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित क्यों है, देखो ध्यान दें, परंपरागत दृष्टिकोण संकुचित इसलिए है कि इन विद्वानों ने केवल पश्चिम के उदारवादी संविधानों के अध्ययन पर ही बल दिया है, जबकि साम्यवादी शासन प्रणालियों और विकासशील देशों की शासन प्रणालियों के अध्ययन पर इन्होंने बल नहीं दिया। इसलिए इनका जो अध्ययन है वो संकुचित है। जबकि आधुनिक दृष्टिकोण की हम बात करेंगे तो उनका अध्ययन दृष्टिकोण क्या होगा, व्यापक होगा, विस्तृत होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो प्रत्येक प्रकार के शासन प्रणाली के अध्ययन पर बल देंगे। तो ये हो गया इसका अंतिम लक्षण। क्लियर हो गई ये बात। अब भाई इसमें एक बात शेष हो रह गई है, क्या कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है, ये किन किन बातों का अध्ययन करता है। वैसे तो इन दोनों बातों से बात स्पष्ट हो जाती है, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। परंपरागत राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है भाई, नोट करिए। नंबर 1, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। क्या, मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करता है। कौन, परंपरागत दृष्टिकोण। कैसे करता है, वास्तविक रूप में परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, राज्य कितना व्यक्तियों के जीवन के ऊपर नियंत्रण रखेगा, इन सब बातों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है, राज्य का अध्ययन,
परंपरागत दृष्टिकोण विशेषकर राज्य का अध्ययन करता है। ये बात हमने पहले आपको बताई दी है। यहाँ पर गार्डनर की बात करें, राज्य का अध्ययन करता है तो राज्य का अध्ययन कितने रूपों में करता है? 3 रूपों में करता है। क्या कि राज्य कैसा था, कैसा है और कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हम तीनों बातें देखेंगे। तो नगर राज्य का अध्ययन किया जा रहा है, वर्तमान समय राष्ट्र राज्य है उसके अध्ययन की बात की जाती है, और भविष्य की दृष्टि से एक विश्व राज्य का सपना भी संजोया जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसके अंतर्गत तीनों ही बातों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी तरफ हम कहें तो ये कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, राज्य का क्या लक्ष्य है, राज्य के क्या कार्य होंगे, इन बातों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। तीसरा क्या है? सरकार का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हमारी भाषा में आ गया, राज्य और सरकार दोनों बातें आ गई थी। सरकार का अध्ययन किया जाता है। सरकार का अध्ययन कैसे किया जाएगा? इसके अंतर्गत ये देखा जाएगा कि सरकार के तीनों अंगों का आपसी संबंध क्या होगा, शासन प्रणालियां के प्रकार कितने होंगे, शासन प्रणालियों के वर्गीकरण से संबंधित बातें भी इसमें की जाएंगी। सरकार के तीनों अंग मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आपसी संबंध कैसा होगा, इन बातों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। चौथा क्या है? स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। चौथा क्या है? स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे वर्तमान समय में हम देखें कि भारत के अंतर्गत स्थानीय समस्याओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांतों पर बल दिया गया है। इसी के साथ में राष्ट्रीय समस्याओं का भी इसके द्वारा अध्ययन किया जाता है और उसके समाधान भी सुझाए जाते हैं। जैसे कि आतंकवाद इत्यादि जो समस्याएं हैं उनके अध्ययन पर भी ये बल देते हैं। तो क्या है? स्थानीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। अगला इसका जो क्षेत्र है वो क्या है? राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पक्ष का अध्ययन कैसे किया जाता है? जैसे वर्तमान समय हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, इन सभी का किसी न किसी रूप में अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ही किया जाता है। अगली जो बात है वो क्या है? इसका क्षेत्र क्या है? राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। ध्यान दीजिएगा, परंपरागत दृष्टिकोण का मुख्य वास्ता इसी से है, किससे? किसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की राजनीतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंधों के बारे में विचारों का जो समुच्चय होता है उसे ही राजनीतिक विचारधारा कहा जाता है। और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे उदारवाद है, आदर्शवाद है, अराजकतावाद है, लोकतांत्रिक समाजवाद है, बहुलवाद है और भी कितनी ढेरों विचारधाराएं, उन सभी का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या राजनीतिक विचारधाराओं का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण का अंतिम क्या है भाई? 7वां, राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। क्या? राजनीतिक दलों व दबाव समूहों का भी इसमें अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक दल प्रत्यक्ष रूप में चुनाव में भाग लेते हैं, किस लिए? सत्ता में जाने के लिए। मगर जो दबाव समूह होते हैं वो स्वयं चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप में राज्य व्यवस्था में निर्णय निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावित करते हैं, जबकि यह प्रत्यक्ष रूप में भाग लेते हैं। कौन? राजनीतिक दल। अतः आप कह सकते हैं कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक दलों व दबाव समूह का भी अध्ययन किया जाता है। यह हो गया आपका राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण। हमने इसके अंतर्गत उन सब बातों को बताने का प्रयास किया है, चाहे स्नातक के विद्यार्थी हो, चाहे स्नातकोत्तर के विद्यार्थी हो, इसी के साथ में चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हो, इससे बाहर किसी भी रूप में कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी के साथ में हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।